नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास होगा वो पहला क्लास होगा पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। आज का जो क्लास होगा वो मुख्य होगा जब आपके देश में यानी भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी। यानी जब आपके देश में भारत ने क्या किया था, अपना वर्चस्व को स्थापित किया था। तो आज उसी के बारे में आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज का भारत का संवैधानिक विकास, ये आपको राजनीतिक विज्ञान में भी पढ़नी होगी और ये टॉपिक आपको आधुनिक भारत इतिहास में भी पढ़नी होगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। अब क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो देखिए, ये क्या होता है, बात उस समय की होती है जब आपके देश में यानी हमारे देश में अंग्रेज आता है। ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के बाद से हमारे देश में आधुनिकीकरण शुरू हो जाता है, जिसको इतिहास में आधुनिक भारत के नाम से जानेंगे और भारतीय राजनीतिक में संवैधानिक विकास के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब बात ऐसा होता है कि जब हमारे देश में अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तो अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने से पहले धीरे धीरे वो व्यापार को बढ़ाते हैं। और अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम जब भारत में और अपन व्यापार फैलाएंगे, उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है भारत के साथ व्यापार करना। अब वो कैसे भारत में आता है, कैसे वह व्यापार शुरू करता है और कैसे वो व्यापार से साम्राज्य तक एक अपना वर्चस्व को स्थापित करता है, उसी को जानेंगे। उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बताऊंगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखिए क्या बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। चलिए ठीक है, मैं पेंसिल को चेंज कर लूँगा। कहाँ गया रे पेंसिल, वह हमार आ गया, ये पेंसिल आ गया, ये मेरा पेंसिल। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो लंदन ब्रिटेन में था। इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो इसके संस्थापक हो जाते हैं जॉन वॉट्स एवं जॉर्ज वाइट। इसके संस्थापक हो जाते हैं किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनाम क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनाम जॉन कंपनी हो जाता है। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब इसका जो मूल नाम होता है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये पूछता है। इसका जो मूल्य नाम हो जाता है वो हो जाता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये इसका मूल नाम होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म यही हो जाता है। इसका स्वरूप क्या हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप क्या होता है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी होता है, उद्योग करने का एक कंपनी होता है। ये आपकी हो जाती है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि इसका स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका संस्थापक कौन थे, इनका उपनाम क्या था, मूल नाम क्या था और स्वरूप क्या था। चलिए आगे बढ़ते, देखते नेक्स्ट क्या बोलता है। अब देखो क्या बोलता है ना, सुनना कि साम्राज्ञी जो एलिजाबेथ होती है, तो एलिजाबेथ के परमिशन से ही राजलेख, ठीक है, तो एलिजाबेथ के एक राजलेख जो कि 1600 में लिखा गया था, उसी राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। रॉयल चार्टर से पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। मतलब जो उस समय ब्रिटेन 1600 में जो ब्रिटेन की जो रानी होती है वो कौन होती है, तो एलिजाबेथ एक आज्ञा पत्र जारी करती है, जिसमें से वो क्या करती है, एक कंपनी यानी लंदन की एक कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको आज्ञा देती है कि जो हम तोरा आज्ञा दे दिलियो और जाके तो पूरब के साथ व्यापार कर, यानी पूरब यानी भारत के साथ व्यापार कर। तो एलिजाबेथ ऑर्डर दे दी। अब क्या करता है, जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाके भारत के साथ व्यापार करना शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध कौन था, एक गवर्नर होते हैं और जिसमें
24 सदस्य, एक गवर्नर और 24 सदस्य यानी कुल 25 हो जाते हैं। इससे कंपनी के प्रशासन के लिए विधि बनाने व दंड प्रदान करने की कुछ शक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आता है उसमें 25 व्यक्ति होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होते हैं और 24 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करना है ना, 25 इंसान को यानी 25 आदमी को क्या करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम कानून, गलती करेगा मारना, सज़ा देना, नियम बनाना, कानून बनाना, लिमिटेशन देना यानी ऑर्डर देना, ये सारा अधिकार जो सौंपा गया एक गवर्नर और 24 सदस्यों के द्वारा सौंपा गया। एलिजाबेथ बोल दी कि जाओ रे, तुम लोग को हम परमिशन दिए, राजा लेख, राजाज्ञा अभिलेख, राजाज्ञा पत्र जारी कर दे, जाओ तुम लोग क्या करना, जो भारत से जाकर तुम व्यापार कर, हम चल गए। ठीक है, अब क्या होता है समझने का कोशिश करना है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत। एलिजाबेथ ऑर्डर दे दी, क्या दी कि जाओ तुम लोग पूर्वी देश से व्यापार कर सकते हो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दे दी कि जाओ तुम लोग पूर्वी देश से व्यापार करो। अब वो जाएगा पूर्वी देश से, अब पूर्वी देश जब मतलब यूरोप जब एशिया यानी पश्चिमी एशिया में जाता है, दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र आपका भारत में जाता है, तो उसको एलिजाबेथ ऑर्डर देती है कि जाओ व्यापार करो, लेकिन तुम पर नियम कानून विधि का निर्माण, जो भी दंड होगा गलती करेगा उसका सज़ा देने के लिए तुम्हारे साथ एक गवर्नर होंगे और एक गवर्नर के अलावा 24 सदस्य होते हैं। इनको इतनी शक्ति दे के उसको वापस व्यापार करने के लिए भारत भेजा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से शुरू हो जाता है भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के राजलेख द्वारा की गई थी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो महाराना एलिजाबेथ के राजलेख। अगर ये ऑर्डर नहीं देती तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं होता, जिसको 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। अब पूछ देगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पीटी और मेंस दोनों के लिए, चाहे आप यूपीएससी लिखो, चाहे बीपीएससी लिखो, चाहे जेपीएससी लिखो, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना महारानी एलिजाबेथ के राजलेख के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो उस राजलेख यानी 1726 में जो राजलेख लिखा गया वो राजलेख क्या था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 24 सितंबर 1726 को इस चार्टर द्वारा यानी राजलेख के द्वारा जो एलिजाबेथ लिखी थी उसमें क्या क्या परमिशन दिया गया था, 26 के द्वारा इस चार्टर द्वारा कोलकाता मद्रास और बम्बई, ठीक है, उसमें बम्बई होगा, में निगम की स्थापना हुई। यानी 24 सितंबर 1726 को कलकत्ता मद्रास बम्बई में निगम की स्थापना हुई। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बम्बई कलकत्ता मद्रास में मेयर कोर्ट स्थापित किए गए, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। कंपनी को स्वयं के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई, मतलब कंपनी को खुद को पावर दिया गया कि आप अपने लिए कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी में गवर्नर जनरल भी होगा और 24 सदस्य भी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। 1757 में कौन सी का युद्ध हुआ था, तो 1757 में पलासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो 1757 में किसके बीच होता है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव व अंग्रेजी सेना के मध्य हुए पलासी के युद्ध ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर, यानी 1757 के पलासी के युद्ध के बाद ही क्या होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। लेकिन 1764 में बक्सर युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तीनों एक तरफ और कंपनी हेक्टर मुनरो एक तरफ के मध्य हुआ, जिसमें भी अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजय रहते हैं। यानी 1757 में पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर देता है, लेकिन पूर्ण तरीके से वो भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करता है वो बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है।
बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होगा, तो बक्सर के युद्ध बंगाल के नवाब होते हैं मीर कासिम, अवध के नवाब होते हैं सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक दिन रहता है और एक दिन हो जाता है हेक्टर मुनरो। अब ये तीनों को हरा देता है कौन, हेक्टर मुनरो, जिसके कारण अंग्रेज जीत जाते हैं और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारत में पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता स्थापित हो जाता है। अब 1765 तक कंपनी को कानूनी रूप से अपनी गतिविधियों को संचालित करने का व्यापक अधिकार मिल गया था, यानी 1765 में पूर्ण अधिकार दे दिया गया किसको, कंपनी को। परंतु व्यापारिक रूप से भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, याद करने का कोशिश करना कि 1765 में कंपनी को पूर्ण अधिकार हो जाता है कि अब भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करके व्यापार कर सकता है, लेकिन व्यापारिक रूप से यानी व्यापारिक रूप से संवैधानिक रूप से इनको जो अधिकार मिलता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारत में पहला कानून होता है। अंग्रेज को तो हम सब अधिकार दे दिए, कंपनी को सारा अधिकार मिल जाता है, लेकिन राजनैतिक अधिकार उसको 1773 के रेगुलेटिंग नियम के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार देता है। टोटल राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, यानी बोला जाता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया पहला नियम एवं कानून होता है वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब भारत में संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग को क्या कहा जाएगा, पहला भाग को बोला जाएगा कंपनी के अंतर्गत एक्ट और दूसरी भाग को बोला जाएगा ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन यानी मुकुट का शासक। अब देखिएगा ये कंपनी के अंतर्गत एक्ट और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक्ट क्या है, याद रखना। जब 1773 से लेकर के 1857 की क्रांति तक, 1773 से लेकर के 1857 की क्रांति तक भारत में जो रूल रेगुलेशन, जो एक्ट चलाया जा रहा है वो कंपनी के तहत चलाया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत चलाया जाता है। इसको हम एक भाग में बांट देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भाग में बांट दिए। अब 1857 का भारत में जैसे महान क्रांति की शुरुआत होती है, तो अब क्या होता है 1858 में, अब कंपनी का शासन खत्म करके 1858 से 1947 तक, ये जो पूरा चार्ट है 1858 से लेकर के 1947 तक कंपनी को ख़त्म करके अब यहाँ जो भारत में शासन करेगा वो कौन करेगा, महारानी का शासन चलेगा, यानी ताज का शासन चलेगा, मुकुट का शासन चलेगा, जिसको हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक्ट आते हैं। अब देखो कंपनी के द्वारा जो भी नियम बनाया गया उसे चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक है, और रानी के द्वारा जो भी एक्ट बनाया गया यानी क्राउन शासक के द्वारा जो भी एक्ट बनाया गया उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो 1773 से लेकर के 1857 तक के एक्ट को कंपनी का एक्ट कहेंगे, जिसमें चार्टर एक्ट कहा गया। 1858 से लेकर के 1947 तक का ये दूसरा पार्ट में बोले ना हम लोग कि इस एक्ट को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट कंपनी के अंतर्गत, दूसरा पार्ट रानी के अंतर्गत आता है। तो कंपनी का शासन कब से कब तक, तो 1773 से 1857 मान सकते हैं, और रानी का शासन कब तक, 1858 से 1947 तक माना जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। अब समझने का कोशिश करना। अब क्या होता है ना कि रानी बड़ी अच्छी होती है, समझना। 1857 का जब महान क्रांति हो जाता है तो रानी को दया होता है, हाय रे हाय कितना हम तकलीफ़ दे रहे अपने भारत को। ठीक है, अपने नहीं बोल सकते, उस समय वो भी थोड़ा अच्छा दिल की होती है। जैसे महान अशोक था, इतना बड़ा शासक होता है, नरसंहार मारे काटे वाला शासक होता है, जब लाश देख के जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग तो एक आम इंसान है, आधुनिक युग के इंसान है, तो हम लोग का क्यों नहीं परिवर्तन होगा। तो 1857 का क्रांति पूरे भारत में जब फैली थी तो यही देख के सोचा कि हमारे अंग्रेज़ों का कितना
बुरा हो रहा है, मतलब लोग गरिया रहा है, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। अब क्या करता है, थोड़ा थोड़ा दया भाव हमारे रानी के दिल में होता है भारतीयों के प्रति, तो बोलते हैं कंपनी ने सुन रे का रे तू शासन ना करबी, का है मैडम ना करबी तो ना करबी, तो क्या करता है रानी कंपनी को वापस बुला लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देना। तो बहुत सतीली हैं भारत के। अब हम अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे भारत में। तो 1858 से 1947 तक का होता है, भारत में अपना कंपनी यानी रानी का शासन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्राउन का शासक, मुकुट का शासक और ताज का शासन कहते हैं। दो पार्ट में बांट दिए। अब देखो कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793, 1833, 1853, ये सब कंपनी के द्वारा बनाया गया कानून होता है। और ये हो जाता है आपका रानी के द्वारा बनाया गया कानून। 1858 भारत शासन अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मार्लो मिंटो सुधार कहेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते देखते क्या बोलता है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी के द्वारा जो पहला भारत में बनाया गया कानून था, जिसे हम लोग क्या कहेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्लियर है। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ भी दूंगा, नोट्स का पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ जो बनाई जा रही है, जो आपको क्लास दिया जा रहा है, वो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक है, वो दोनों का निचोड़ करके मैं आपको सुधा सिविल सर्विस आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही है और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग थ्योरी भी क्लास करवा रही है, ठीक है। चलो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तत्कालीन, उस समय कौन होते हैं प्रधानमंत्री। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लॉर्ड नॉर्थ होते हैं, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सिफारिश, मतलब गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हो रहा था, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ होते हैं। और कौन सी समिति के सिफारिश पर, तो गुप्त समिति के सिफारिश पर क्या करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का स्थापना करते हैं। इस एक्ट के द्वारा यानी 1773 एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, कहाँ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अब देखो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 से लेकर के 1773-72 तक क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे तैसे शासन करती है, अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग जाती है। 1608 में जब आपका 1608 में जब ब्रिटेन आपका भारत आता है, 1608 में जब व्यापारिक कंपनी भारत आती है अंग्रेज की तरफ से, तो 1608 से लेकर के 1772 तक धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करती है। फिर 1773 में संविधान बनाना शुरू करती है, नियम कानून बनाना शुरू करती है भारतीयों के प्रति। तो इतना साल का गैप हो जाता है। तो अब क्या होता है ना, 1773 के पहले यानी नियम कानून बनने से पहले बंगाल में कौन सा पद चल रहा होता है, तो बंगाल में गवर्नर पद चल रहा होता है। अब लॉर्ड नॉर्थ क्या करता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर देता। अब जो पहले गवर्नर था उसमें गवर्नर जनरल ऐड कर दिया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और अब बंगाल, बम्बई व मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गए, तो तीनों प्रेसिडेंसी आपके बंगाल के गवर्नर के क्या हो गए, अधीन हो गए। माने बंगाल, बम्बई और मद्रास ये तीनों सत्ता किसको दे दिया गया, ये तीनों राज्य की सत्ता हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल अंग्रेज अधिकारी को दे दिया जाता है। अब पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। अब नोट क्या किया गया है कि वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया, तो 1773 में किया गया। बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाते। कौन हो जाते बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग हो जाते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके तहत क्या होता है, अब देखो इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। कौन से अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया जाता है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस न्यायालय में एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे। ठीक है, तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से 1773 के रेगुलेटिंग के हिसाब से 1774 में क्या किया जाता है कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। अब क्या होता है समझने का कोशिश करनी। यह एक अभिलेख न्यायालय था जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। मतलब ये इसमें आप अपील कर सकते, इस न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन प्रिवी काउंसिल में होती थी। इसके विरुद्ध कहाँ पे? तो प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था, इसी अधिनियम यानी 1773 अधिनियम के तहत बंगाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। और भारत में कंपनियों के द्वारा एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम लिखित संविधान कब पेश किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कौन किया? तो ये किया आपका कंपनी। और यही 1773 रेगुलेटिंग के एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसने बिना लाइसेंस के कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया। कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस का क्या लेना होगा? तो लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी देश से उपहार व रिश्वत लेना भी आपके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ना आपको उपहार लेना हो भैया, ना तो केकरो देश के साथ रिश्वत लेना है। ठीक है, ना कोई उपहार ना कोई आप रिश्वत ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ हो जाते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। आज 1773 के अनुसार ही बंगाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे होते हैं। और इसी एक्ट के अनुसार ही बिना लाइसेंस वाली कंपनी को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। ये आपका टोटल 1773 का इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम के लिए। अब 1773 जो होता है वो भैया एक राजनीतिक व्यापारिक केंद्र हो जाता है, संवैधानिक व्यापारिक केंद्र हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला संविधान का कानून होगा। चलो अब दूसरा देखते क्या बोलता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आता है उसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में पारित होता है। अब क्या होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट? देखिएगा, 1773 से गवर्नर जनरल यानी सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर जनरल तथा कंपनी, अब देखो सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर जनरल और कंपनी, 3 आदमी हो गए। हम लोग पहले पढ़े कंपनी, गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय। ये तीनों आपस में क्या करते? लड़ाई झगड़ा, पूरे मारपीट करे। तो एक दिन गेलो पूरे मारपीट करे था, का बोलो रे, ना हम तेजियो, ना हम तेजियो, हम तेजियो, केकर क्षेत्र में सबसे अधिक हो, केकर पावर, ना हम हुआ, हम सबसे ज़्यादा, मारपीट पूरे करे तो पूरे एकदम देख ली पूरे मारपीट कर रहा है इन लोग तीनों। कौन कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय, कौन कौन? कंपनी, और आपस में एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर कर रहा है। अब ये जब विवाद जब शुरू होता है 1773 वाला बात में, तो इसी विवाद को समाप्त करने के लिए क्या करता है ब्रिटिश संसद यानी प्रधानमंत्री ने 1781 में
न्यायाधिकरण अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाता है। मतलब इसी विवाद को समाप्त करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना की जाती है। तो कौन करता है? ब्रिटिश संसद यानी प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा किया जाता है, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया जाता है। 1781 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अधिनियम में यह बताया गया कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर किसे रखा गया? तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर, उच्चतम न्यायालय से ऊपर किसे रखा गया? तो उच्चतम न्यायालय से ऊपर गवर्नर जनरल को रखा गया। गवर्नर जनरल कोई भी नियम कानून बनाएगा उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हस्तक्षेप करेगा तो उसका नाक का बाल कबाड़ देंगे, उसका नाखून कबाड़ देंगे, कान उसका नोच दिया जाएगा। जो भी जनरल गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप करेगा उसको जो मर्जी उसको करने दो। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता के गवर्नर को उड़ीसा, बिहार व बंगाल के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब बंगाल के गवर्नर अब कहाँ? बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा कोलकाता हो गया। यही तीनों के लिए विधि बनाने का अधिकार किसे मिल जाएगा? तो गवर्नर जनरल को मिल जाता है कि ये गवर्नर जनरल तो सबसे महान है। अब तो हर राज्य के लिए जे तो क्षेत्र में सब के लिए तो अपन से नियम कानून बना, जे तो काबी से सब सुनता, तोरा सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं मार सकता, उसको हम मार के मुरा दिए, ऐसा कहा गया था। अब इसे अब नोट करके है कि इसे संशोधनात्मक अधिनियम या फिर बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781, यहाँ 1781 छूट गया है, 1781 की संज्ञा दी गई। ये थी आपकी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बातें, 1726 का राजलेख। हम उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। 100% नहीं समझना आज की क्लास में तो है कि आज की क्लास में एकदम 100% नहीं समझना है रेचेंगा। आज के क्लास में अगर 10% भी समझ में आता है तो वही आपका लिए बहुत इनफ हो जाता है। मैं थ्योरी क्लास बहुत बार बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों का मिक्स मैं थ्योरी क्लास करवा रहा हूँ। ये क्लास झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, रेलवे, एमटीएस, एनटीपीसी, एएलपी, 71वां बीपीएससी, वो सारा क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरे चैनल से आपको मदद मिल रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एक लास्ट वीडियो में लेके आऊँगा कंपनी का शासन का 1857 तक का दूसरा वीडियो होगा। उसके बाद 2 वीडियो में लेके आऊँगा ब्रिटेन का शासन का, उसके बाद संवैधानिक इतिहास को क्या करूँगा? ख़त्म करूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसे चैनल को, ऐसे थ्योरी बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।